बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक कर रहे थे, उस रेडियो एक्टिविटी का जो आपके पास टॉपिक है उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज देख रहे हैं आगा खान के। तो आगा खान के अंदर हमने कल कुछ एमसीक्यूज देख लिए थे, जो रिमेनिंग पार्ट है वो अभी हम करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इफेक्ट करती है प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी को। जब प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म होता है तो वो क्या चीज़ है जो इसको इफेक्ट कर रही होती है, तो कौन सी चीज़ उससे इफेक्ट करती है। अब आप ये बताइए कि प्रेशर, आप जब रेडियो एक्टिविटी देखते हैं, जब रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना परफॉर्म होता है तो बताइए प्रेशर, अब अगर किसी रूम में मैं मौजूद हूँ और उस रूम में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो, तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। टेम्परेचर, अगर रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हाईली आयनाइज्ड हैं और हाईली एनर्जेटिक है तो फिर तो इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन उमूमन आमतौर पे रेडियो एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि रेडियो एक्टिव मेटल यहाँ रख दूँ, सब सब्सटेंस रख दूँ तो उसमें आप चाय बनाना शुरू करते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती, वो इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर भी नहीं है, प्रेशर में इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो रेडिएशंस जो होती हैं वो अलग। अब विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ, बताइए ये जो मैस होता है वो रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को अफेक्ट करेगा ना, कैसे अफेक्ट करेगा? अफेक्ट ऐसे उसके ऊपर, हाँ कहिए बेटी। जितना ज्यादा हाइड्रोजन ज्यादा होगी हीलियम उतना ज्यादा बनेगा और रेडियो एक्टिविटी ज्यादा होगी। हाँ, और देखो रेडियो एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है, रेडिएशंस निकल रही हो, एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट हो रहे, यही है ना, एक सैंपल है उसमें डिसइंटीग्रेट हो रहा है एलिमेंट। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं प्रेशर चेंज करता हूं तो जो रेडिएशंस निकल रही हैं उसमें कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसको मैं हीट, एक्साइटेड होता है ना, लेकिन कहने का मकसद क्या है, जो रेडिएशंस निकल रही होती है उनकी एक सर्टेन हाफ लाइफ होती है। अब इसका मतलब क्या है कि पहली हाफ लाइफ में अगर 100 पार्टिकल है तो पहली हाफ लाइफ में कितने डिके होंगे? 50, 100 के हाफ। अब ये मुझे बताइए कि अगर मैस 100 के बजाय 1000 होता तो उसी टाइम में 500, यानी कि मोर मैस मोर पार्टिकल और एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैस इफेक्ट कर रहा है ना रेडिएशन पे। अगर मेरा सैंपल बड़ा है तो निकलने वाली रेडिएशन भी क्या होगी? ज्यादा। हाँ, वक्त गुजरने के साथ साथ रेडिएशंस की स्ट्रेंथ या क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम। क्यों कम होगी? क्योंकि पहले हाफ लाइफ पे आधी हो गई तो 500 बची ना, अगली हाफ लाइफ में सिर्फ 250 रेडिएशंस जो है वो इमिट होगी, 250 रिमेनिंग होगी, उसके अगले में इसका भी हाफ। यानी कि जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं उसमें टाइम भी है और मैस भी है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा रेडिएशंस अपनी क्वांटिटी को क्या करता जाएगा? कम करता। नहीं बेटा, जीरो नहीं, क्योंकि एक आखिर में जो पार्टिकल रहेगा वो तो डिके होता ही रहेगा हमेशा, तभी इसका, अगर जीरो हो जाती तो मेरे पास फुल लाइफ नहीं आ जाती, मैं तभी इसकी क्या डिफाइन करता हूँ? हाफ। हाँ बेटा, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि हाफ लाइफ हो जाएगी, तो इसका आंसर मास होगा। विच ऑफ द, हाँ बेटी, रेडियो एक्टिविटी, यानी कि जैसे जैसे मास इंक्रीज और टाइम के रिलेटिवली ये क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, तो इनवर्सली। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन पे कोई नहीं होता, बीटा। All of the following could be the use of radioactive isotopes except, देखें, sterilizing surgical instrument, बताओ ये पहला हुआ, detecting the presence of baby in the womb, ये भी है, womb, ये भी ठीक है, testing the leakage pipeline of aircraft, क्यों आता? बताइए ये क्या कह रहे हैं कि किसी लीकेज को टेस्ट करना है किसी पाइप में, नहीं, वो क्या था? अल्ट्रासाउंड थी।
तो वो क्या होती थी? अल्ट्रासाउंड। लेकिन क्या उस अल्ट्रासाउंड में हम देखें, समझे, बहुत आसान सी चीज है, इसमें मुश्किल नहीं है कुछ। वो जो अल्ट्रासाउंड थी, सुन तो लो, वो जो अल्ट्रासाउंड थी, वो अल्ट्रासाउंड क्या करती थी? स्ट्राइक करके रिटर्न बैक करती थी, उससे एक पैटर्न बनता था। वो पैटर्न नॉर्मल पैटर्न से अगर बिगड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? अंदर कोई पार्ट क्रैक है, लीक नहीं है। क्या है? क्रैक। अब बताइए मुझे, अगर लीकेज किसी पाइप में मालूम करना हो तो देखिए, अब सपोज इस दीवार में से एक पाइप गुजर रहा है, अब दीवार के ऊपर पूरी वॉल के ऊपर ना पानी आ गया है, मुझे नहीं पता है कि किस, ये पूरी दीवार भीग चुकी है, लेकिन लीकेज किस पोजीशन पे मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूंगा? उस वाटर में ना इंजेक्ट करूंगा किस चीज को? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जब मैं इंजेक्ट करूंगा और वो इसमें से मूव करेगी, तो मूव करते हुए क्या होगा? जिस पॉइंट से पानी निकल रहा होगा उस पॉइंट के ऊपर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मैग्नीट्यूड या अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था जीएम ट्यूब होती है एक डिवाइस, वो पूरी वॉल के ऊपर आप मूव कराते रहेंगे, जो ओपनिंग या होल होगा वहां पे रेडिएशन की रीडिंग क्या आ रही होगी? ज्यादा। आपको पता लग जाएगा यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां पे आप उसको निकाल। इसी तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि प्लांट जब वाटर को ऊपर की तरफ चढ़ाता है, यानी कि इंटेक करता है, तो उसके साथ ही आप क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस उसमें एड अप कर देते हैं उसकी, यानी कि किसी लिक्विड के साथ अगर कोई चीज फ्लो कर रही है तो वहां पे आपको साउंड वेव्स कुछ नहीं बता सकेंगी, वहां पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये जो उसकी सर्जरी वो कहलाता है शायद प्लास्टी या एंजियोप्लास्टी या ग्राफी में से दोनों में से कोई एक ऐसा होता है जिसके अंदर बाकायदा बॉडी के अंदर उस केमिकल को आप भेजते हैं और फिर चेक करवाते हैं कि किस पोजीशन के ऊपर क्या हुआ। अब पता नहीं क्या है, लेकिन बात समझ में आई ना? तो ये यहाँ पर एक मिनट, टेस्टिंग द लीकेज इन द पाइप, तो ये तो होगा। मेकिंग ए स्मोक डिटेक्टर फॉर होम एंड, अब ये बताइए स्मोक डिटेक्टर जो होता है वो आपको कैसे मालूम करता है कि जो आपके पास होता है क्या है? एक तरफ से देखिए, इसको समझिएगा, स्मोक डिटेक्टर काम कैसे कर रहा होता है। दरमियान में आता है स्मोक, यहाँ पे रिसीवर होता है और यहाँ पे सेंटर होता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये लाइट यहाँ से चल के यहाँ पहुंच जाती है, जब लाइट पहुंच जाएगी यहाँ तक तो इसका मतलब क्या है? दरमियान में कोई गैप नहीं है, ठीक है? जब गैप नहीं हुआ तो स्ट्रेंथ सेम आ रही है, लेकिन जब दरमियान में स्मोक आ जाएगा तो बताइए जो आपके पास वैल्यू आ रही होगी वो क्या कर जाएगी? रिड्यूस। उसकी बेस पे मैं ये डिटेक्ट कर लूंगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि स्मोक की एग्जिस्टेंस मौजूद है। समझ रहे हैं? तो ये तमाम चीजें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, स्टेरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्टेरलाइज का मतलब क्या होता है? अच्छा, अब मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन ये दोनों अच्छा, ये क्लीनिंग के लिए जो दांतों की सफाई की जाती है, टीथ की जो क्लीनिंग करते हैं आप, वो भी आपने जाके करवाई होगी, उसमें वाइब्रेशन कराई जाती है ना? जूम। उसमें क्या होता है कि जब दांत वाइब्रेट करते हैं ना तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो दांत से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि स्टेरलाइजिंग का कॉन्सेप्ट अलग है। वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें उसको आप बाकायदा किसी रेडिएशन को वहां पे रखते, वो रेडिएशन उन बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, वो इनके कॉर्नर्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो कॉर्नर्स, अब रेडिएशन तो बहुत ही बारीक होती है, तो वो उन कॉर्नर्स में उन जर्म्स को भी क्या कर देती है? क्लियर कर देती है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या है? स्टेरलाइजिंग सारे होंगे, जो नहीं होगा वो क्या होगा? हाँ, ये डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बेबी इन द वोम जो है वो इसमें आएगा। वो तो रेडिएशन के थ्रू, वो क्यों नहीं कर सकते? सुने, अल्ट्रासाउंड और रेडिएशन हम क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि बेबी जो है वो जाहिर बात है कि उसकी उम्र तो बहुत कम होती है। अब अगर आप रेडिएशन के थ्रू डिटेक्ट करेंगे तो हो जाएगा डिटेक्ट, लेकिन उस डिटेक्शन से वो हार्मफुल होगा। जबकि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी साउंड वेव यूज कर रहे हैं, तो साउंड वेव जो है वो हार्मफुल सिर्फ जस्ट वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन का उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। इसका आंसर जो है वो भी है।